सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस वाइट पेपर पे बोलने का अवसर दिया है। और मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें देश के समक्ष ये वाइट पेपर जो है इसको प्रस्तुत किया है। और मैं माननीय सदन को और सब साथियों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो वाइट पेपर है बहुत ही जरूरी है। इस वाइट पेपर को प्रस्तुत करना देश के सामने, सदन के सामने जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए है क्योंकि जो घटनाएं हुई, जो देश का इतिहास 2004 से 2014 जो हुआ वो अब 10 से 20 साल पहले हो चुका है। और हमारा देश जो है वो एक युवा देश है। आज के नव मतदाता जो 18 वर्ष के नव मतदाता हैं उस समय बच्चे थे। मेरा खुद का बेटा 23 साल का है, 10 साल पहले वो 13 साल का था। उस समय जो आज के वोटर हैं वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे थे, खेल कूद में ध्यान दे रहे थे, अर्थव्यवस्था में और जो देश में उस समय हो रहा था उसमें वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसलिए आज जरूरी है, जैसे अभी बताया शिंदे जी ने, कि दोज हु आर not going to learn the lessons of history are condemned to repeat them। तो ये हमारी जिम्मेवारी थी। The lessons of history have to be presented in this august house and in front of the nation। And I'm once again going to thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister for presenting this white paper to the people of India। जब 2014 में सभापति महोदय हमारी सरकार बनी तो जो विकास की ट्रेन थी, जो श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उस विकास की ट्रेन को एक राजधानी बना दी थी। पैसेंजर ट्रेन से उन्होंने उसको एक राजधानी बना दी थी। उस विकास की ट्रेन ने यूपीए की सरकार ने राजधानी से पहले पैसेंजर ट्रेन बनाई और पैसेंजर ट्रेन से लेकर उसको खाई में गिरा दिया। ये स्थिति थी 2014 में जब हमारी सरकार बनी। और तब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक वाइट पेपर ला सकते थे, जैसे ये वाला वाइट पेपर था, दुनिया को बता सकते थे कि खाई में ये अर्थव्यवस्था हमारी आई हुई है, लेकिन हमने यह नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कुछ अटल जी की पंक्तियां याद आई होंगी और ये पंक्तियां जो हैं बहुत ही अनुकूल हैं उस समय के लिए, 2014 के लिए। मैं माननीय सभापति महोदय ये सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। हमारी उस समय सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच उस समय थी, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए सपनों का कौन सुने सिसकी। दुनिया में कौन सुनेगा उस समय टूटे हुए सपनों की ये सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। हमने नया गीत गाया। हमने जो अर्थव्यवस्था थी जो खाई में थी, एक उसके लिए एक नई गीत दी। उस अर्थव्यवस्था को फिर हम लोगों ने पटरी पे चढ़ाया, उसको हम लोगों ने राजधानी बनाई, उसको हम लोगों ने वंदे भारत की ट्रेन बनाई, अमृत भारत की ट्रेन बनाई। और इस विकसित भारत के इंटरिम बजट के द्वारा और अगले कार्यकाल में इस अमृत भारत की ट्रेन को भी हम बुलेट ट्रेन बनाकर एक विकसित भारत बनाएंगे। ये नया गीत हम लोग गा रहे हैं, ये नया गीत गा रहे हैं। और भारत की जनता विश्व जानना चाहती है, समझना चाहती है कि विकास की ट्रेन को खाई में यूपीए सरकार ने क्यों ढकेला, कैसे ढकेला। ऐसी तो बात नहीं थी कि उनमें योग्यता की कोई कमी थी। अभी बहुत बड़ी घोषणा हुई है माननीय सदस्यों कि हम लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव जी को अभी भारत रत्न दिया है। उन्होंने ही लिबरलाइजेशन लाए। उनके ही वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस सरकार के बाद यूपीए की सरकार बनी। एक से बढ़कर एक अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद थे, डॉक्टर अहलुवालिया थे, डॉक्टर रघुराम राजन थे, श्री चिदम्बरम जी थे। इतने योग्य लोग थे, उनके बराबर में हमारे कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को कैसे बदला, वो मोदी जी के सरकार में नहीं थे, वो अटल जी के सरकार में थे। आपको अच्छी तरह से मालूम है आदर जी। तो हमारे पास ऐसे योग्य अर्थशास्त्री, मैं स्वीकार करता हूं, विनम्रता से स्वीकार करता हूं आदिर जी, हमारे पास ऐसे योग्य अर्थशास्त्री नहीं थे जैसे आपके पास थे। लेकिन तब भी आपने अर्थव्यवस्था को क्यों कबाड़ा किया?
उसका एक कारण है। कारण ये है कि आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में आसमान जमीन का अंतर था। सुन लीजिए, जान लीजिए, देश को जानना जरूरी है कि आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में आसमान जमीन का अंतर था। आप फैमिली फर्स्ट करते हैं तो हम नेशन फर्स्ट करते हैं। आप फैमिली फर्स्ट करते हैं तो हम नेशन फर्स्ट करते हैं। इसमें योग्यता का मामला नहीं है, इसमें आपके क्या आपके इरादे हैं, क्या आपकी नीयत है, ये दर्शाती है। क्योंकि आपने फैमिली फर्स्ट को अपनाया, आपने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल जी के समय क्या क्या हुआ था। आपको मालूम है कि साहसिक कदम अटल जी की सरकार ने लिया। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ और विश्व ने भारत पे सैंक्शंस लागू किए। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इराक में युद्ध हुआ। तब भी ये सब होते हुए, ये सब संकट होते हुए भी अटल जी की सरकार ने जो आपको राजधानी सौंपी, विकास का ट्रेन जो आपको सौंपा, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 8% था, फिस्कल डेफिसिट 3-4% के आसपास था, इन्फ्लेशन 3-4% था। बहुत बढ़िया तरीके से राजधानी की गति से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन आपने क्या किया, इसके बारे में मैं कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहता हूं और उसका जो है तुलना मैं अपनी हम लोगों की प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम सबसे जरूरी है समझना कि महंगाई का क्या हो। हर गृहिणी, हर परिवार महंगाई से करहाता है, महंगाई को सबसे चूभने वाला एक विषय मानता है। और आपके समय महंगाई तो कमर तोड़ थी। अगर अटल जी की सरकार ने आपको 3-4% इन्फ्लेशन का आपको रेट दिया, आपने जाकर उसको 8 से 10% कर दिया, जो भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। 8 से 10% आप लोगों ने महंगाई का दर कर दिया। और हम लोगों के समय जो आप लोग 10 वर्ष 8 से 10% महंगाई का दर आप लोगों ने किया हुआ था, हम लोगों ने उसको कम करते करते अब 4 से 6% हम लोग विकास का दर हम लोग ले आए। और अगर ये महंगाई बढ़ रही थी तो ये महंगाई क्यों बढ़ रही थी? इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि जो वित्तीय परिस्थितियां उसको आप लोग संभाल नहीं पाए। फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपके खर्चे ऐसे थे जिससे अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। आपके खर्चे जो है वो सिर्फ महंगाई को बढ़ा रहे थे। और आपने हमारी अर्थव्यवस्था में टिकिंग टाइम बॉम्ब्स आप लोगों ने डाला, जिसमें से ऑयल बॉन्ड्स की जिक्र की गई है, एनपीए की जिक्र की गई है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो आपने जो कटौती की वो भी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था जो हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को कम कर रहा था। हम लोगों ने इस महंगाई के दर को 3 से 4% कर दिया। और आप ये जान लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट जो था, वो फिस्कल डेफिसिट भी आप लोगों के ज़माने में 6-8% फिस्कल डेफिसिट चल रहा था, जो सामान्य जो परिस्थितियां हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 6 to 8% कभी नहीं होना चाहिए। जब एफआरबीएम ने, अटल जी की सरकार ने तय किया था कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने फिस्कल डेफिसिट को 6 से 8% कर दिया। हमने 3 to 4% रखा। सिर्फ कोविड के समय हम लोगों ने इसको बढ़ाया है। तो जब आपका फिस्कल पोजीशन आउट ऑफ कंट्रोल था, जब आप देश की वित्तीय परिस्थितियों को आप लोग नहीं संभाल पाए, तो महंगाई जो थी वो इस प्रकार से बढ़ती चली गई कि हर गृहिणी के आंसू आने लग गए, जैसे सुषमा जी ने कहा है। और जो आपका खर्चा था, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट 6 to 8% चल रहा था, तो इससे क्या हम लोगों को लाभ मिल रहा था? क्या हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल रही थी, रफ्तार मिल रहा था? बिल्कुल नहीं। जो आपका उस समय खर्चा था, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वही आगे के दिन अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है, अर्थव्यवस्था को और मजबूत और दुरुस्त बनाता है। लेकिन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था, जब अटल जी थे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 31% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर था, नेट ऑफ इंटरेस्ट। 31% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। आपने क्या किया? 31% को आपने घटाकर 16% कर दिया, जब आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा था। दिस इज प्योर फिस्कल mismanagement, and it is shocking to see that you had the best economists that India has produced and you were engaging in this kind of fiscal mismanagement. हम लोगों ने उसको बदला। जो आप लोगों का 16%, जो आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर घट के हो गया था, इसको हम लोगों ने गति दी, अब फिर 28% हो गया है। और उसका देखिए कितना प्रभाव हुआ। जहां आप लोगों के समय नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और नेशनल हाईवेज को अटल जी की सरकार ने बनाया था, उसमें आप लोगों को 12 किलोमीटर्स पर डे
सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर्स पर डे नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हम लोगों का अगर आप देखें 10 वर्षों में जो 12 किलोमीटर दिन का चल रहा था, अब 28 किलोमीटर हो चुका है। बहुत तेजी से हमारे राष्ट्रीय मार्ग बन रहे हैं और आज यहाँ सब माननीय सांसद मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे कि इसके द्वारा क्या हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिला है, उनके जीवन में रफ्तार मिला है। मैं खुद के जीवन के बारे में आपको बता दूं, रांची से हजारीबाग हम लोग जाया करते थे, राष्ट्रीय मार्ग नहीं थे, 5-6 घंटे हम लोग को लग जाते थे 120 किलोमीटर पार करने के लिए। अब उसी रास्ते पे 1.5 घंटे में हम लोग रांची से हजारीबाग पहुंच जाते हैं। हम लोगों की ये हालत है कि लोग हजारीबाग से निकल के शाम को जाते हैं रांची, पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं और फिर रात को फिर वापस हजारीबाग पहुंच जाते हैं। ये राष्ट्रीय मार्ग को अगर आप ठीक से बनाइएगा तो ये लोगों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने काम किए हैं। एयरपोर्ट्स के तो बारे में पहले भी मैंने जिक्र किया, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, जहां आपके समय 70 एयरपोर्ट्स लगभग थे, हम लोग 150 एयरपोर्ट तक ले गए। रेलवेज में जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, रेलवेज में सब जगह हम लोगों ने रफ्तार दी है, वंदे भारत बनाया है, हजारीबाग में वंदे भारत आ गई है, हम लोगों ने अमृत भारत, बुलेट ट्रेन, सब चीज़ का निर्माण चल रहा है। पोर्ट्स में टर्न अराउंड टाइम में हम लोगों ने गति दी है। तो जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये पब्लिक गुड्स का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही जरूरी है। इसी के द्वारा आगे के समय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलता है और इसलिए हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था जो आज लगभग $4 ट्रिलियन की है, 5 ट्रिलियन पार करेगी, 10 ट्रिलियन पार करेगी, क्योंकि जो निवेश करना होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, वो हम लोगों ने किया, लेकिन आपकी सरकार ने नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने अर्थव्यवस्था को खाई में आप लोगों ने डाला। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो एक बहुत जरूरी क्षेत्र है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में कहा है। जो कोयले का जो उत्पादन हो रहा है, पहले इसका फ़ायदा हम लोगों के क्षेत्र में जहाँ जहाँ कोयले का उत्पादन या कोई भी माइनिंग होता है, हम लोगों को अपने ज़िले में कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। आज के समय जिला खनिज मद के द्वारा झारखंड को 12,000 करोड़ लगभग मिले हैं और जहां हम लोग 5 करोड़ के लिए अपने ज़िले में मरा करते थे, आज हजारीबाग को करीब 125 करोड़ सालाना मिल रहा है। रामगढ़ मेरा अपना ज़िला है, 125 करोड़ हम लोगों को सालाना मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं किस प्रकार का हम लोगों ने इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने इसके द्वारा 28 आंगनवाड़ी केंद्र हैं हजारीबाग और रामगढ़ में, 28 का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया है, उनको मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र हमने बनाए। स्कूलों में नए भवन हम लोग बनवा रहे हैं, 4 दीवारी दे रहे हैं, जहां हमारी बच्चियां जो थी वो असुरक्षित अपने को महसूस करती थी, और सब जगह हम लोग 4 दीवारी डीएमएफटी के द्वारा बना रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप लोगों को फायदा दिखाया है। हर स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग और रामगढ़ में हम लोग 220 मेडिकल स्टाफ की बहाली डीएमएफटी के द्वारा करा रहे हैं। 140 रामगढ़ में, 140 हजारीबाग में, 80 रामगढ़ में। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार जिसकी बहाली नहीं कर पाई, वो डीएमएफटी के द्वारा हम लोग बहाली करके इस तरीके से हम लोग लाभ दे रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने बहुत गति दी है। और आगे अगर देखें, अगर बुलेट ट्रेन बनाना है तो एक क्षेत्र जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं विपक्ष के साथियों को पूरे विनम्रता से बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को एकदम ख़त्म कर दिया था, उस बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों ने बहुत ही मजबूत बना दिया है, बहुत ही हम लोगों ने सुदृढ़ बना दिया है। ये बैंकिंग सिस्टम जो है साथियों, मैं आपको बता दूं, आपके ज़माने में जो फ़ोन बैंकिंग चल रहा था, इस कारण जो नेट एनपीएस जो होते हैं वो अटल जी की सरकार में हम लोगों ने कम करके करीब 7-8% किया था, उसको आप लोग बढ़ाते बढ़ाते 16% कर दिए थे। और जो वास्तव में एसेट क्वालिटी रिव्यू जो निकला, जब मैं ही वित्त मंत्रालय में था, हम लोगों ने एसेट क्वालिटी रिव्यू हम लोगों ने किया, और तब जो निकल के आया कि आप लोगों के जो लोन्स किए गए थे, बिना कोई सोचे समझे लोन्स किए गए थे, उनको एवरग्रीन किया जा रहा था। एक बार जब सच्चाई निकली, पारदर्शिता से हम लोगों ने उनको समझा, तो हमारे नेट एनपीए जो थे और बढ़ते चले गए। और हम लोगों को कई वर्ष लगे बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए। हम लोगों को बैंकों का कंसोलिडेशन करना पड़ा, उनको रिकैपिटलाइज करना पड़ा, हम लोगों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के द्वारा क्रेडिटर कल्चर बदलना पड़ा,
तब जाके आज हम लोगों के बैंक्स जो हैं फिर एक बार मजबूत बने हैं, और इस कारण हमारे पास वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्षमता है। हम लोग सेविंग्स जो हैं इनको रिसाइकल करके इसको इन्वेस्टमेंट और लोन हम लोग बनवा सकते हैं, और हम लोग अर्थव्यवस्था को आगे हम लोग इस प्रकार से गति दे सकते हैं। आज बैंक एनपीए जो हैं वो 4% के आसपास आ गए हैं, प्रॉफिट्स जो हैं वो 1 लाख करोड़ के पास आ गए हैं। और मनीष जी ने पहले कहा था कि हम लोगों ने आईबीसी जो है इसको सोचा है कि ये सफल नहीं हो पाया है, लेकिन मैं उस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं। वास्तव में आईबीसी के द्वारा क्रेडिटर कल्चर में क्रांति आई है, जहां पहले जो बोरोवर थे वो सोचे थे कि वो बैंकों के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं। आज उनको मालूम है अगर वो डिफॉल्ट करें तो वो कंपनी जो है उनकी वो हम लोग वापस ले लेंगे। इसलिए आज एनपीएस की जो संख्या है वो गिरती चली जा रही है, और इस तरीके से हम लोग अपने बैंकिंग सिस्टम में बहुत सुधार लाएं। और हमारे बैंकिंग सिस्टम में जिन लोगों को हम लोग लोन दे भी नहीं सकते थे, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे वो डेयरी फार्मर्स हों, चाहे वो स्वनिधि के द्वारा जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने जनधन को चालू किया, हम लोगों ने यूपीआई को चालू किया। आज जो अनबैंक थे, जिनको लोन मिलता ही नहीं था, जो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, आज उन लोगों को हम लोग लोन दे रहे हैं। और इस कारण जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत बना है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा मजबूत हुआ है, वैसे ही हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत हुआ है। और इस कारण हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। प्लीज कंक्लूड। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र रहा है। इसको हम लोगों ने अमल भी किया है, लेकिन एक और इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको हम लोगों ने इसमें जोड़ा है, और वो महत्वपूर्ण कड़ी है सबका विश्वास। सबका विश्वास। आज जो निवेशक जो देश से बाहर भाग रहे थे, जो देश में रहना नहीं चाहते थे यूपीए के समय में, आज वो निवेशक भारत में आ रहे हैं और भारत में निवेश बढ़ता चला जा रहा है। रुपए जो आपके ज़माने में बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो गया था, जो 36% गिर गया था 2 वर्षों में, वो रुपए जो है बिल्कुल मजबूत है। आज विश्व में सबसे मजबूत जो करेंसीज हैं उनमें से रुपए भी है। जब फेड ने टेपर 1 किया था तो 15% रुपए में घाटा हुआ था। जब फेड का टेपर 2 हुआ, जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो थे बढ़ाने लगे, हमारा सिर्फ 1% जो है रुपए कम हुआ। ये आपको दिखाता है कि निवेशकों का कितना विश्वास है हम लोगों की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। और मोदी जी की सरकार, 2 मिनट और, मोदी जी की सरकार में जो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, जो एट रिस्क इन्वेस्टमेंट था, वो सिर्फ आपके ज़माने में 10-15 बिलियन डॉलर था। हम लोगों के ज़माने में सालाना 60 से 70 बिलियन डॉलर है, क्योंकि विश्वास है, निवेशकों का विश्वास है। और यहाँ आप निफ्टी के बारे में आप लोग जान लीजिए, निफ्टी के बारे में जान लीजिए। जो हमारे पब्लिक मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया। आप 2007 से लेकर 2014, 7 वर्ष में निफ्टी जो था वो 6000 पर अटका रहा। निवेशक जो थे बिल्कुल मार्केट को आगे नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उनका कोई विश्वास ही नहीं था आप पे और आपके भविष्य पे कि आप कुछ सुधार ला सकते हैं। जब ये स्पष्ट हो गया कि हमारी सरकार 2014 में बन रही है, उस वर्ष 2014 में ही शेयर बाजार 33% ऊपर चला गया, और जो 6000 था, जो शेयर बाजार 6000 था 10 साल पहले, माननीय सभापति महोदय, आज वो 22,000 के आसपास हो गया है। 6,000 से लेकर 22,000 तक हो गया है, क्योंकि सबका विश्वास है। सब निवेश में अपना पैसा देने को तैयार हैं, देश को अपना पैसा देने को तैयार हैं। तो इसलिए अंत में मैं इंडिया अलायंस को, घमंडिया अलायंस को यही कहना चाहूँगा, आप अकेले ही चल रहे हैं, आप अकेले ही चल रहे हैं। जाने वे मंजिल मगर, आप अकेले ही चल रहे हैं, जाने वे मंजिल मगर। हमारे साथ जनता आती गई है और कारवां बनता गया है। हमारे साथ जनता आती चली जा रही है, कारवां बनता चला जा रहा है। चुनाव हम जीतते चले जा रहे हैं, चाहे वो हमारी जनता हो या विश्व के पतल को देखें, चाहे G20 हो, UN हो, COP हो, सब जगह भारत का कारवां बढ़ता चला जा रहा है। सब हमारे साथ हैं और हम एक विकसित भारत को बना रहे हैं, क्योंकि हमारे में और आप में आसमान जमीन का अंतर है। जहां विचारधारा का सवाल है, आप परिवार को सर्वोपरि मानते हैं, हम देश को सर्वोपरि मानते हैं। आप वंशवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। आप फैमिली फर्स्ट की पार्टी हैं, हम नेशन फर्स्ट की पार्टी हैं। ये हम में और आप में अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती
हरसिमरत कौर